कल हम लोगों ने ऑफ़र की बात की थी और ऑफ़र को हम लोगों ने एंड किया था। आज का हमारा एरिया है एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। तो आज हमारा चैप्टर 2 एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑफ़र क्या है अभी हमें पता। शुरू करते हैं एक्सेप्टेंस को। मैं भी पूछूंगा, आप लोग बताएंगे नहीं तो दिल ख़राब होगा। तो इस अजम्पशन के साथ कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, आगे चलते हैं। साथ ही तैयार हो गए कि हाँ सर अजम्पशन ले लें, कोई भरोसा नहीं है। चलें, मुझे बस ये बता दें कि एक कॉन्ट्रैक्ट कितनी पार्टीज के दरमियान होता है? 2। और हम लोगों ने उनके नाम भी पढ़े थे। मूवमेंट ओके, हम लोगों ने उनके नाम भी पढ़े थे। नाम क्या थे? एक भाई थे ऑफरर भाई और एक भाई थे ऑफरी भाई। ऑफरर ने ऑफर दी थी या ऑफर एक्सेप्ट की थी? और ऑफरी ने क्या किया था? ऑफरी क्या जरूरी है कि एक्सेप्टेंस ही देगा? नहीं, ये रिजेक्शन भी दे सकता है। अब ऑफरी वो पर्सन है जिसको प्रपोजल की गई है, और प्रपोजल का सेकंड नेम क्या था? ऑफर। तो ऑफरी वो बंदा जिसको ऑफरर ने क्या की है? प्रपोजल दी है, यानी कि ऑफर दी है। किस नियत से दी है? कि वो बंदा सिग्निफाई करेगा अपनी असेंट। असेंट किसे कहते हैं? रजामंदी। तो अगर वो अपनी कॉन्सेंट, अपनी असेंट दे तो हम कहेंगे प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है और राइटर को काफी पसंद भी है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं इसके एसेंशियल्स की तरफ। सर जी मुझे बताएं, ऑफर सर्टन डेफिनेट होती है, तो क्या एक्सेप्टेंस भी ऐसी होनी चाहिए? इट शुड बी एब्सोल्यूट, पक्की, पुख्ता। इसमें भी किसी भी तरह का कोई इबहाम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगर ऑफर जिस बंदे ने की थी, ऑफरर ने, उसके पास एक एडिशनल राइट था कि वो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकता था। मगर ये जो ऑफरी है उसके पास ये राइट अवेलेबल नहीं है। अगर वो ये राइट एक्सरसाइज करेगा तो इट वुड बिकम काउंटर ऑफर। तो जो ऑफरी है उसको 100% एज इट इज एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। जो ऑफरी है उसको 100% यानी कि एज इट इज एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। वो किसी भी तरह से अपनी तरफ से कोई बात बीच में ऐड नहीं कर सकता। अगर वो ऐड करेगा इट वुड बी कॉल्ड काउंटर ऑफर। एक और नाम लिख लें, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये इसका एक ऑल्टरनेट नाम है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आईके आपने अपने सॉल्यूशंस में ये वर्ड यूज किया मगर किताब में नहीं है, तो आप लोग परेशान होंगे फिर जब वो पढ़ेंगे। इसका सेकंड नेम क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो पहला एसेंशियल ये है कि इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड इट शुड बी अनकंडीशनल। और अगर वो कंडीशन लेकर आएगा तो इट वुड टर्न इनटू अ काउंटर ऑफर। याद है? ओके। अब ऑफरर ने ऑफर की तो किसी चैनल के थ्रू की होगी, किसी मोड के थ्रू की होगी। फर्ज करें उस बंदे ने खत लिखा। क्या लिखा? खत लिखा। तो अगर एक बंदा खत के थ्रू ऑफर कर रहा है तो दूसरी पार्टी बाय डिफॉल्ट उसको जो एक्सेप्टेंस देगी वो किस चैनल के थ्रू होनी चाहिए? खत के थ्रू ही होनी चाहिए। जिस मोड पे आई है उस मोड पे दे दे।
बट अगर ऑफरर ये कहे कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस का खत नहीं चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, मुझे कॉल पे बता देना, तो क्या दूसरी पार्टी को वो मनोवन माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? मनोवन माननी चाहिए। अब पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। जो मोड, जो मैनर उसने स्पेसिफाई कर दिया है, उसी वे में आप उसको एक्सेप्टेंस देंगे। हाँ, अगर कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर यूजुअल मैनर जो कि उस तरह के बिजनेस में रिवाज है। अगर एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं दी गई तो ऑफरर के पास, प्रोपोजर के पास एक राइट आ जाएगा, चाहे तो उसकी एक्सेप्टेंस माने चाहे तो ना माने। इसके पास एक राइट आ जाएगा, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। अब ऐसे में लॉ ये कहता है, इफ नॉट इन रीजनेबल मोड या स्पेसिफाइड मोड, दो ऑप्शंस हैं किसके पास? ऑफरर के पास। या तो वो भाई साहब इंसिस्ट करेंगे कि मैंने तुम्हें जो तरीका बताया था मुझे उसी तरीके में वापस दो, या वो साइलेंट है, इंसिस्ट नहीं कर रहा, या इंसिस्ट करेगा या इंसिस्ट नहीं करेगा। तो अगर वो इंसिस्ट कर रहा है तो मुझे बताइए, क्या उसने एक्सेप्टेंस कबूल की है? नहीं। और अगर वो खामोश है तो समझा जाएगा कि उसने वो एक्सेप्टेंस कबूल कर ली है, जो कि उसके बताए हुए मोड पे या मैनर पे नहीं थी। ये बात समझ आती? नॉर्मल रूल ये है कि रीजनेबल मोड में करनी है। अगर स्पेसिफाई कर दिया उसके मुताबिक करें तो टेंशन ही कोई नहीं है। अगर स्पेसिफाई किया और उसके मुताबिक नहीं की तो राइट आ जाएगा इंसिस्ट का या खामोश रहने का। खामोश रह जाएगा तो इट मीन्स कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है या उसकी एक्सेप्टेंस को कबूल कर लिया। और अगर वो बाकायदा इंसिस्ट कर रहा है, बहस कर रहा है कि मैंने जिस मोड में कहा था, जिस मैनर में कहा था, मुझे उसी मोड उसी मैनर में चाहिए, तो फिर प्यारे बच्चों ये कबूल नहीं। याद है कॉल? ओके। क्या ऑफर कम्युनिकेट होती है? तो क्या एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए? तो तीसरा पॉइंट पढ़ लें। दूसरी पार्टी को क्या करना है? मुझे अवेयर करना है। जैसे ऑफर के टाइम पे हम ऑफरी को अवेयर करते हैं, तो अब ऑफरी ने ऑफरर को क्या करना है? अवेयर करना है। फिर एक्सेप्टेंस हम कब दे सकते हैं? ऑफर के ख़त्म होने से पहले पहले, क्योंकि जब ऑफर ख़त्म हो गई, ऑफर लैप्स हो गई, तो ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हम किसी भी तरह की कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। तो इट शुड बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। यहाँ तक ओके? इजी? कोई मसला, कोई परेशानी? क्या एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए? क्या ऑफर को भी किया था? एक्सेप्टेंस को मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ दो तरीकों से, या एक्सप्रेस वे में या इम्प्लाइड वे में। एक्सप्रेस क्या था? वर्ड स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड क्या था? कंडक्ट, एक्शंस। ओके, कोई सवाल यहाँ तक? कोई मसला यहाँ तक? अब एक टॉपिक है या कॉन्सेप्ट कह लें, नेगेटिव कंफर्मेशन। इसको समझते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन। ये क्या चीज है? ये थीम ये है कि एक बंदा दूसरे को खत लिखेगा और कहेगा कि अगर तुम्हारा जवाब ना आया तो
तुम्हारा जवाब ना आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें ये ऑफर कबूल है। तो एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। यानी कि तुमने अगर खत का जवाब नहीं दिया तो मैं बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लूंगा कि तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है। जिस तरह मूवीज में होता है, हीरो हीरोइन को खत भेजता है कि अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है तो तुम्हें टेरेस पे आना है। वो खत हीरोइन के फादर तक पहुंच जाता है, बेचारी हीरोइन को मिलता ही नहीं है। और जब फादर को मिलता है तो वो फादर आगे अपनी बेटी तक खत पहुंचाता ही नहीं है, और बेचारा हीरो इसी खुशी में दीवाना बन जाता है कि हाँ उसने मुझसे दोस्ती कर ली। क्यों? वो टेरेस पे नहीं आती। तो रूल क्या था? टेरेस पे नहीं होगी तो इट मीन्स कि दोस्ती हो गई है। वो खत उस हीरोइन तक पहुंचा ही नहीं। तो ये बड़ा खतरनाक काम है, खत देना नहीं, नेगेटिव कंफर्मेशन करना, क्योंकि इसमें नुकसान है। खत अगर चोरी हो गया, रास्ते में गुम गया, आपको नहीं मिला, डाकिये ने दाएं बाएं कर दिया, तो आप तो बाय डिफॉल्ट ये समझते रहोगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट बन गया, प्रॉमिस बन गया। मगर हकीकत में ना प्रॉमिस बना, ना एग्रीमेंट बना, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट बना। क्यों? आपने शर्त कर रखी थी जवाब ना देने की। तो लॉ ने कहा कि ये काम नहीं करना। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, कि इफ नॉट एक्सेप्टेड विद स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अगर तुम्हारा जवाब ना आया एक स्पेसिफिक टाइम तक तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि हाँ तुमने मेरी बात को कबूल कर लिया। तो ये हम नेगेटिव नहीं रख सकते। एम आई क्लियर? याद है? ओके। इस चैप्टर की आखिरी बात, पोस्टल रूल। अब थोड़ा सा आप लोगों ने एक्टिव होना है, न्यू वाले भी और पुराने वाले भी। पोस्टल रूल, कौन सा रूल? पोस्टल रूल। पहले समझ लें फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, बहुत टाइम मिलेगा नोट करने का आज आपको। मुझे बताइए, अगर एक बंदे ने खत भेजा 5 दिसंबर को, वो बंदा बैठा है एशिया में, बना ही लेते हैं, मिस्टर अल्फा, और एक है मिस्टर बीटा। मिस्टर अल्फा है एशिया में और मिस्टर बीटा रहता है यूरोप में। अल्फा ने बीटा को ऑफर की। ऑफर में ये लिखा कि मेरे पास 100 टन लोहा पड़ा है, आयरन पड़ा है, जो कि मैं तुम्हें 1000 रुपये के हिसाब से बेचना चाहता हूँ पर टन। और ये ऑफर कब हो रही है? 1950 में। ऑफर क्या है? ऑफर क्या है? 100 टन आयरन 1000 रुपये के हिसाब से। क्या दो पार्टीज हैं? क्या ऑफर सर्टन और डेफिनेट है? क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, अमाउंट भी है, प्राइस भी। क्या कम्युनिकेट हो गई है? खत पहुंचेगा तो कम्युनिकेट भी हो जाएगी। खत इन्होंने लिखा था 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को इन्होंने पोस्ट किया, और 12 दिसंबर को ये ख़त यूरोप में इनके पास पहुंच गया, इनकी नॉलेज में आ गया। सवाल आपसे ये है कि ऑफ़र कब कम्युनिकेट हो रही है? ऑप्शन 1 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 12 दिसंबर? 12 दिसंबर।
तो यहाँ लिख लेते हैं साइड पे। आपने मुझे बताया कि ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 12 दिसंबर। मिस्टर बीटा ने एक्सेप्टेंस का खत भेजा है मिस्टर अल्फा को। अब हुआ क्या, सीन क्या हुआ? ए ने कराई ऑफर कि मेरे पास 1000 टन पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें 100 टन पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें 1000 रुपये के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। कितने पैसे बनते हैं? 1000 के आगे 2 जीरो लगा दें, लाख। तो बिल बनेगा लाख रुपए का। और लाख रुपए किस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं? 1950 की। आज के ज़माने का कितना बन जाएगा? कोई करोड़ समथिंग, 10 करोड़ समथिंग। तो अगर बीटा इस ऑफर को कबूल करे तो क्या वो पैसे साइड में नहीं कर लेगा कि मैंने ये पैसे अब किसको देने हैं? अल्फा को देने हैं। तो ये पैसे अपने साइड पे कर लेगा, किसी और काम में ये पैसे फिर लगाएगा नहीं। तो बीटा को क्या कुछ टाइम सोचने का चाहिए होगा, या फौरी तौर पे वो अपनी एक्सेप्टेंस दे दे? थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, कोई 3-4 दिन पैसे अरेंज करना है, सोचना है, देखना है कि आगे मेरा ये लोहा बिकेगा या नहीं बिकेगा, मेरे पास आगे कस्टमर है या नहीं है। उसने कुछ मशवरे करने होंगे, कुछ ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। लेट सपोज उसने 4 दिन सोचने के ले लिए, +4 16 दिसंबर को भाई साहब ने खत लिख दिया। किसका? अच्छा मुझे बताइए, 6 को पोस्ट किया था तो उस तक 12 का पहुंचा, तो जब ये 16 का पोस्ट करेगा तो कब तक पहुंचेगा? 22 तक। पूरे 6 दिन लगेंगे। 22 दिसंबर को ये खत किसको मिल गया? अल्फा को, कि जनाब मुझे तुम्हारी ऑफर क्या है, कबूल है, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैंने पैसे साइड पे कर लिए हैं, तो मुझे लोहा भिजवा दो। थीम समझ आ रही? मुझे बताइए सबसे ज्यादा रिस्की पार्टी इनमें से कौन सी है, अल्फा या बीटा? कौन फौरी तौर पे बदल सकता है? बीटा। फिर सोच लें, बीटा ने तो पैसे साइड पे कर लिए, अल्फा बेचारा उस ऑफर की एक्सेप्टेंस का वेट कर रहा है। 22 दिसंबर से पहले और 16 दिसंबर उस पर बाद में आते हैं। अल्फा बेचारा उस चीज़ का वेट कर रहा है कि मेरे पास खत आएगा एक्सेप्टेंस का। कितना वेट कर लेगा वो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कितना वेट वो वैसे कर रहा है? 6 को भेजा है, 16 को खत जा रहा है, 22 को रिसीव हो रहा है। जरा माइनस करें, 22 - 6 14 डेज, 16 डेज, 15 डेज। अल्फा को अगर पैसों की जरूरत हो तो क्या वो सी को ना बेच दे? वो इतना वेट क्यों कर रहा है बीटा का? किसी और को बेच के उससे पैसे पकड़ ले। तो लॉ कहता है इस चीज को रोकने के लिए कि ये जो ऑफरर है, ये जो ऑफरर है, ये कहीं भाग ना जाए, ऑफरर कहीं मेरा भाग ना जाए। एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए 2 डिफरेंट डेट्स पे होंगी, मगर ऑफर दोनों पार्टीज के लिए एक डेट पे हो रही है, 2 डेट्स पे हो रही थी? एक डेट पे हो रही। वो डेट क्या थी? 12 दिसंबर। मगर एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों पार्टीज के लिए 2 डिफरेंट डेट्स पे होंगी। पहली पार्टी कौन सी है और दूसरी पार्टी मेरी कौन सी है? बीटा। अब देखते हैं कि ये 2 डिफरेंट डेट्स कौन सी हैं। रूल ये है कि जिस टाइम पे ऑफरी ने ये खत पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, जिस टाइम पे ऑफरी ने ये खत कहाँ डाल दिया? पोस्ट बॉक्स में डाल दिया,
उसी टाइम पे अल्फा भाई को पकड़ के बाउंड कर दो, ताकि वो अपनी ऑफर रिवोक ना कर दे। अदरवाइज मुझे सोच के बताइए, अल्फा ने अगर अपनी ऑफर रिवोक करनी हो तो वो इन सब डेट्स में से किस डेट से पहले तक कर सकता है? 16 से पहले तक, एक्सेप्टेंस से पहले तक, कम्युनिकेशन से पहले नहीं, एक्सेप्टेंस से पहले तक। तो इस डेट पे जब बीटा ने वो खत पोस्ट बॉक्स में डाला, मिस्टर अल्फा क्या हो गए? बाउंड हो गए। तो एक्सेप्टेंस अल्फा के लिए कब हो रही है? 16। और बीटा के लिए जब उसकी नॉलेज में आ गया, जब उसकी नॉलेज में आ गया, यानी कि 22 दिसंबर। ये थीम समझ आया? इसको याद रखने का एक आसान टोटका, जिसके हाथ में खत है वो नहीं दूसरा बंदा बाउंड होगा। खत जब बीटा ने पोस्ट कर दिया, खत किसके हाथ में है? बीटा के हाथ में। बाउंड कौन हो रहा है? अल्फा के पास खत पहुंचा, किसके हाथ में खत है? बाउंड कौन हो रहा है? बीटा। तो जिसके हाथ में खत है वो नहीं, दूसरा बंदा या दूसरी पार्टी बाउंड होगी। मगर एक्सेप्टेंस के केस में, ऑफर के केस में एक सिंगल डेट है, उसके केस में 2 डेट्स नहीं है। मगर ऑफर में सिंगल है और एक्सेप्टेंस में 2 डेट्स हैं। ओके, आखिरी बात, फिर पढ़ते हैं किताब में क्या लिखा हुआ। अल्फा अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? और वो कब हो रही है? यानी कि 15 दिसंबर तक ये भाई साहब अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। और ये भाई साहब एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं? 22 से पहले पहले। बात समझ आ गई? ये पॉइंट पढ़िएगा, सेकंड लास्ट। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर या एज अगेंस्ट द प्रोपोजर। इनमें से प्रोपोजर कौन है? अल्फा या बीटा? अल्फा। इसके नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पोस्ट बॉक्स में डाल देना। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। वो कौन था? बीटा। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। वो नॉलेज में कब आ रहा था? 22 तारीख को आ रहा था। ये नॉलेज की डेट है और ये है पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब अगली बात ही पढ़ने लगे हाथ। रेवोकेशन। प्रोपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। वो कब हो रही थी? 16। उससे पहले पहले रिवोक कर लो या उसकी कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक कर लो, वही बात है। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले, यानी कि 22 तारीख से पहले पहले। डन। चैप्टर 2 सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओके, इजी, कोई टेंशन, कोई परेशानी? सवाल करें, आ जाएंगे करते हैं। प्रोवाइडेड कि मेरे पास सवाल मौजूद हो। अच्छा जी, अप टू डेट ड्राइव्स में चलते हैं, बी लॉ में चलते हैं और यूपी में चलते हैं, चैप्टर 2 में चलते हैं। हाँ जी, हो जा
ऑटम 11 डिफाइन एक्सेप्टेंस। नंबर कितने हैं? 7। तो ये डेफिनेशन छोटी सी है, मासूम सी। फॉर हाउ मैनी मार्क्स यू थिंक 7 में से इसको हमें अवॉर्ड करने चाहिए? 2। और आगे क्या है? व्हेन इज एन एक्सेप्टेंस कंसिडर्ड वैलिड, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो 7 नंबर हासिल करने के लिए पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस को, फिर एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, और लाइन छोड़ के मैं हेडिंग दूंगा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। उसके नीचे ये सारी बातें उठा के लिख दूंगा जो भी हम लोगों ने पढ़े। ये है टाइप 1 सवाल, इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें आपने सोचना है कुछ नहीं, इसमें आपने बस एज इट इज उठा के रिप्रोड्यूस करना है। इसमें आपने सोचना नहीं है, इसमें आपने सोचना नहीं है। मेरी कोशिश तो ये है कि मुझे इसमें से स्लाइड मेरी मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो फिर हमें मजबूरन इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ, शायद मिल आए। चैप्टर 2 के नजर आ रहा? हाँ, यस, आई गॉट इट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है? इस तरह के सवालों में यू जस्ट हैव टू राइट द रिक्वायरमेंट, और कुछ नहीं। सिंपली राइट द आंसर फ्रॉम योर नॉलेज बेस, डिफाइन एक्सेप्टेंस, और उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया उसके एसेंशियल्स, और कुछ एक्स्ट्रा बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिक पैटर्न आपने रिप्रोड्यूस नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द लॉ, डिफाइन एक्सेप्टेंस, और ये कब वैलिड होती है। आई कैप को ये सवाल काफ़ी पसंद है। आई कैप ने तकरीबन यही सवाल 3 दफ़ा पूछा, जो इस वक्त स्क्रीन पर लाल हो गया। कब कब आया? ऑटम 11, उसके बाद कब आया? 17, और फिर कब आया? 2020। बस फ़र्क ये है कि दोनों दफ़ा उसने डेफिनेशन नहीं मांगी, मगर क्या मांग लिया? लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ, और सवाल भी देखें बिल्कुल सेम है, हूबहू कॉपी पेस्ट है। तो आई कैप अपने सवालों को रिपीट करता है 7 नंबर, और फिर 4 और 4 नंबर के लिए। इसमें आपने क्या करना है? सिंपली जस्ट राइट डाउन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। इसके अलावा कोई भी लेफ्ट राइट किसी भी चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। जी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें एसेंशियल सारे सारे सारे। उसने कहा, ये नहीं कहा कि लिस्ट डाउन द 4 एसेंशियल्स, उसने कहा लिस्ट डाउन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो 4 का पूछ ले, 3 का पूछ ले, 10 का पूछ ले, आपने ये सोचे बगैर कि कितने लिखने हैं, बस उठा के लिख देने हैं। फिर जरा स्प्रिंग बनाना पड़े। व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड? सवाल नंबर 3 पढ़े। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड? ये पढ़ लिया। अब आई कैप की चालाकी देखें, इन दोनों सवाल को जोड़ के ये वाला सवाल बना दिया। पढ़े। आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, also describes time frame after which a proposal cannot be revoked। तो जो बच्चा ऑटम 22 की अटेम्प्ट देने गया हो और उसने प्रैक्टिस में ये स्प्रिंग 12 का सवाल अटेम्प्ट किया हो, तो क्या ये 5 नंबर हासिल करना उसके लिए मुश्किल है? पूछ क्या रहा है? टाइम लिमिट अभी हम लोग बात करके आए हैं। ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं? बिफोर एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? बिफोर इट्स कम्युनिकेशन। ऑफर के लिए सिंगल डेट है, उसके लिए 2 डेट्स हैं। फिर हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल या ऑफर स्टैंड्स रिवोक। हम एक ऑफर को या प्रपोजल को किन किन ग्राउंड्स पे रिवोक कर सकते हैं? टॉपिक कौन सा है? लैप्स। तो 4 नंबर के लिए लैप्स पूछ लिए, 3 नंबर के लिए वो डेट्स मांग ली, मिला के 5 नंबर के लिए फिर से पूछ लिया। इजी है, मुश्किल है? फिर
ये बात हम लोगों ने कर ली। अब आते हैं टाइप 2 सवाल। ये थे टाइप 1 क्वेश्चंस, जिसमें सिर्फ आपने उठा के वो बात लिख देनी थी जी। इसमें जो प्रपोजल कैन नॉट बी वर्क, ये 16 सितंबर वाली बाउंड है, वो वाली बात कर रहे हैं ना ये? कौन सी? ये प्रपोजल कैन नॉट बी, हाँ जी, एक्सेप्टेंस से पहले या कम्युनिकेशन ऑफ उससे पहले। अब आते हैं टाइप 2 सवाल। ये कौन से होते हैं? सीम्स लॉजिकल। वो सवाल जो दिखने में लॉजिकल लगते हैं मगर है नहीं, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिक्वायरमेंट क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा लगता है कि ये लॉजिकल है मगर हकीकत में ये सीधा सवाल होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि इसी तरह के सवाल में वो कोई ना कोई सिनेरियो ऐड कर देता है, कोई ना कोई कैरेक्टर्स को ले आएगा। देखते हैं इनमें क्या करना है। स्टेप 1, आपने सिंपल रेफरेंस देना है पहले सवाल का, और कॉपी पेस्ट करनी है वर्डिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन। यानी कि पहले सवाल को थोड़ा सा इवेल्युएट करो कि वो मांग क्या रहा है। स्टेप 2, जो मांगा गया है उठा के लिख दो, और जो उसने सिनेरियो दिया है उसको बस हल्का सा मेंशन कर दो। जैसे कि पूरा सवाल पढ़े। मुराद भाई ने ऑफर किया सनम को अपनी गाड़ी, कितने की बेच रहा है? 4 लाख। कब बेच रहा है? 2015 में। सनम ने ये ऑफर कबूल कर ली, और कबूल करते साथ ही उसने 1.5 लाख रुपया भिजवा दिया, इस वादे के साथ कि वो बाकी पैसे 62,500 रुपये की किस्तों में भिजवा देगी। मुझे बताइए, क्या 2 पार्टीज हैं? क्या ऑफर गाड़ी बेचने की है? क्या गाड़ी बेचना लीगल है? अच्छा, क्या गाड़ी बेचने से दूसरी पार्टी को पैसे मिल रहे हैं? तो क्या दोनों को कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो रही है? गाड़ी कितने की बिकी है? 4 लाख की। मगर दूसरी पार्टी जो पेमेंट कर रही है, क्या वो पूरी की पूरी कर रही है वन गो में, या किस्तें कर रही है? क्या ऑफरर ने किस्तों की बात की थी? नहीं। इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस तो दे दी है, मगर अपनी कंडीशन बीच में ऐड कर दी। कौन सी? इंस्टॉलमेंट्स वाली, जो कि ऑफरर ने करने को नहीं कहा था। तो मैं इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कह सकता हूँ, या मैं इसको काउंटर ऑफर कह सकता हूँ। ऐसी एक्सेप्टेंस जो कि हो तो गई है मगर उसकी शराइत पे, ये कहलाती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफर। तो टॉपिक कौन सा पूछ रहा है? काउंटर ऑफर। तो पहले आप बताएंगे इस सवाल के अंदर से इजी बातें कि मुराद ने गाड़ी बेची सनम को, ये प्रॉपर ऑफर है। दूसरी पार्टी ने उसके बदले 1.5 लाख रुपया भेज दिया और खुद ही से वो इंस्टॉलमेंट्स कर रही है। इसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टी काउंटर ऑफर दे रही है या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रही है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों पार्टीज के बीच में क्रिएट नहीं हुआ। इसके आगे चलें। उसने पे ऑर्डर भेज दिया, किसके पास गया होगा? मुराद के पास। अब मुराद के पास 2 ऑप्शन हैं, या इंसिस्ट करे या खामोश रहे। अब सवाल ने इसका आगे बताया कुछ नहीं, हम लेके चलते हैं। अगर मुराद भाई खामोश है तो समझा जाएगा कि उसने उसकी काउंटर ऑफर को कबूल कर लिया, और अगर मुराद भाई इंसिस्ट करे कि नहीं, जो कहा था वैसे ही करो, इट मीन्स कि उसने उसकी एक्सेप्टेंस को कबूल नहीं किया। तो 3 नंबर के लिए ये बातें लिख देनी है। सबसे पहले आपने सवाल को इवेल्युएट करना, लॉ बताना है। लॉ कौन सा आएगा भला? काउंटर ऑफर का। और उसके बाद आपने लाजमी अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर आप एंड पे डिसीजन नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आपको पूरा नंबर नहीं मिलने चाहिए। पहले लॉ बता दिया, लॉ के बाद सवाल को हल्का सा डिस्कस किया, उसके बाद आपने बताना है कि क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। सवाल ने ये नहीं आपको कहा कि सिर्फ इवेल्युएट करके बता दो। सवाल ने कहा है मुझे बताओ कि क्या इनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना। तो 2 पार्टीज हैं, हाँ जी हैं। गाड़ी बेच रहा है, लीगल है, हाँ जी लीगल है। पैसे मिल रहे हैं, कंसिडरेशन मिल रही है, हाँ जी मिल रही है। मगर ये ऑफर तो सही है, मगर उसके बदले आई हुई एक्सेप्टेंस खराब है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड है या काउंटर ऑफर। तो ये सारी बातें करके 3 नंबर मिलेंगे। सवाल कब आया था? ये रीड करें जरा।
है ना साइंस। ऊपर दो पार्टी थी, मुराद और सनम, नीचे कौन है? बतूल और साकिब। ऊपर से गाड़ी, नीचे क्या है? फ्लैट। ऊपर था 4 लाख, नीचे क्या है? 42 लाख। ऊपर था 1.5 लाख, नीचे क्या है? 15 लाख। ऊपर था 62,500, नीचे क्या है? 1,12,500। बाकी सारा सवाल वही है। अब अगेन वो बच्चा जो कि इस अटेम्प्ट में गया और ये सवाल करके गया हो, इजी है मुश्किल है? ये पढ़े बदर। पहले आप पढ़ें। Badr, who is the owner of Mashhur Associates, sent one of his employee Aftab in search of a pet horse, जो कि पिछले 5 दिनों से मिसिंग था। उसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि भाई जाओ ज़रा मेरे घोड़े को ढूंढ के आओ। बदर ने ये ऑफ़र एडवर्टाइज़ की, 20,000 रुपया जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको दूंगा। और आफ्ताब इस ऑफ़र के बारे में अनअवेयर था, यानी कि आफ्ताब को ये ऑफ़र पहुंची ही नहीं, उसके नॉलेज में ये बात आई ही नहीं। तो क्या ऑफ़र कम्युनिकेट हुई है? नहीं। Subsequently, on knowing about the reward, आफ्ताब claimed it from बदर। हुआ ये कि वो घोड़ा ढूंढने के लिए चला गया, पीछे से भाई साहब ने अनाउंसमेंट कर दी, उसको पता नहीं चला और उसको घोड़ा भी मिल गया। जब वो ढूंढ के वापस लाया, उसके हैंड ओवर किया, उसने पैसे तब भी नहीं मांगे। बाद में कहीं 2, 4, 5, 7 हफ्तों के बाद या दिनों के बाद उसको पता चला कि ओहो इस पर तो पैसे थे। तो वो भाई साहब पैसे लेने पहुंच गए। क्या ऑफर कम्युनिकेट हुई है? क्या पैसे मिलेंगे? नहीं। क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। चैप्टर 2 के मुताबिक क्लेम नहीं कर सकता, मगर शायद किसी और चैप्टर के मुताबिक कुछ और पॉइंट भी निकला है। चैप्टर 8 है कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इसी सवाल को हम एक और एंगल से भी देखेंगे, मगर चैप्टर 2 के अंदर रहते हुए, चैप्टर नंबर 2 की ऑफर की बाउंड्रीज में रहते हुए, कि ऑफर कम्युनिकेट हुई है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब कबूल नहीं कर सकता। ये सवाल पढ़ा। ऊपर क्या था? घोड़ा। नीचे क्या है? बेटा। बाकी कहानी तकरीबन मैच कर रही है। ऊपर एम्प्लॉय था, नीचे बॉडीगार्ड है। ऊपर भी क्या दी? एडवर्टाइजमेंट। नीचे भी क्या दे रहा है? एडवर्टाइजमेंट। ऊपर ढूंढने का रिवॉर्ड कितना है? 20,000 सन 2016 में घोड़े के लिए। 4 साल गुजर गए, बेटे को ढूंढने का रिवॉर्ड कितना है? 25,000। तो अजीज कौन हुआ, घोड़ा या बेटा? घोड़ा। महमूद ने ढूंढ लिया, सलमान के पास, हाँ सलमान के पास गया, रिवॉर्ड मांगा, रिवॉर्ड दिया ही नहीं। अब अगेन जो बच्चा इस अटेम्प्ट में गया हो और ये करके गया हो, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ वो उसके तक पहुंच। हाँ नो, जो यहाँ पे गया हो करके और ये उसने अटेम्प्ट किया हो, उसके लिए ईजी बन जाएगा। अब एक फ़र्क है, दोनों सवालों में एक हल्का सा माइन्यूट फ़र्क है। वो भाई ने पकड़ लिया, बताओ क्या है? पर बताया हुआ था कि क्या? आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द, नीचे ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर कितने हैं? तो अज्यूम करना पड़ेगा कि उस तक ये बात नहीं पहुंची, या आप ये भी बता सकते हैं नहीं पहुंची तो क्या होगा, और पहुंच गई तो क्या होगा। तो कभी कभी सवाल खामोश भी रहता है, तो आपको वो नहीं, ठीक है, जब सवाल खामोश है फिर आपको इफ़ दैट और इफ़ दैट के साथ चलना पड़ेगा। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। नंबर बेशक 2 हैं, मगर सवाल
चूंकि खामोश है तो या आप अजम्पशन ले लें कि उस तक नहीं पहुंची तो मेरा जवाब ये है, या अजम्पशन ले लेंगे पहुंच गई तो मेरा जवाब ये है, या दोनों बातें करते हैं। अजम्पशन लेना बेवकूफ़ी ज़्यादा होती है, तो दोनों बातें करना ज़्यादा अच्छी बात है। सवाल पढ़े। ऑटम 23 वो करीब की अटेम्प्ट है। कंपनी रिसीव्ड एन ऑफर टू एक्सपोर्ट 50,000 बैग्स ऑफ सीमेंट टू यूरोप। According to the offer document, company is required to send 2 sample cement bags to the customer. Company production team is carrying out a detailed feasibility check. जबकि उसका head of sales aggressively push कर रहा है कि भाई किसी भी तरीके से ये accept हो जाए। सवाल ने बड़ा सिनेरियो क्रिएट किया। रिक्वायरमेंट क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूया। ये चूहा भी नहीं, ये चूया है। लिस्ट द पॉसिबल सिचुएशंस जिसमें ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। कौन सी है? लैप्स ऑफ ऑफर। तो ऊपर उसने बकायदा कहानी बताई है। कंपनी है, सप्लायर है, कस्टमर है, डॉक्यूमेंट गया है, सीमेंट बैग, सैंपल चेक होंगे, फिजिबिलिटी चेक होगी, एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, मगर क्या मांग लिया एंड पे? अब बच्चे ने क्या किया होगा? सैन देखा हो एक्सपोर्ट है, मुश्किल सवाल लग रहा है, कस्टमर है, सीमेंट है, फिजिबिलिटी चेक है। बच्चे के माइंड में आया कि यार ये तो चैप्टर नंबर 6-7 परफॉर्मेंस से सवाल लग रहा है, मुश्किल होगा, काश वो रिक्वायरमेंट पढ़ लेता, क्योंकि रिक्वायरमेंट का कोई ताल्लुक सवाल से नहीं है। यह है तो बता दें। जो रिक्वायरमेंट है उसकी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिचुएशंस, उसका सवाल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो कभी कभी आई के वैसे भी कंफ्यूज कर देता। टाइप 2 खत्म हुआ। अब कौन सा है? टाइप 3 प्योर लॉजिकल सवाल। जितने सवाल पीछे किए इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं थी, ये कंसेप्ट जो, हाँ इसमें क्या करना है, इसमें 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपने लिखना लॉ, फिर आप करेंगे उसको एक्सप्लेन या इवेलुएट, और एंड पे क्या देंगे? डिसीजन। LED, ये LED अप्रोच, लॉ, एक्सप्लेनेशन और डिसीजन। मजे का सवाल है, रीड करें। ये आईक्यू के पास पेपर का नहीं है, एक वर्कड एग्जाम्पल है। पढ़ लिया? टॉपिक कौन सा? सारे इस बात पे यकीन करते हैं? ठीक है। मिस्टर सिब्बी ने लेटर लिखा किसको? कोयटा को, और ऑफर किया, आई वॉन्ट टू डिलीवर यू 4 kg मैंगो अगर तुम मुझे 80 रुपया पर kg दोगे। एज यू नो दैट बाय नेचर मैंगो इज अ पेरिशेबल आइटम, यानी कि वो आइटम जो जल्दी खराब हो सकती है। देयरफॉर आफ्टर वेटिंग फॉर योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 3 days, मैं तुम्हें मैंगो भेज दूंगा अगर तुम्हारा खत मुझे रिसीव ना होगा। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया होगा कि टॉपिक टेस्ट कौन सा कर रहा है? नेगेटिव कन्फर्मेशन। और आपको मैं बता दूँ, ICAR ने अभी तक कोई अच्छा सवाल इसमें से नहीं पूछा, तो ये एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल है नेगेटिव कन्फर्मेशन के लिए। एज द रेट ऑफर्ड बाय मी इज क्वाइट लो, और तुम्हारे लिए चूंकि बेनिफिशियल होगा, तो तुम अगर जवाब नहीं भी दे रहे तो मैं बस बैठे बैठे मान लूंगा कि तुमने श्योरली इसको अलाउ कर दिया। हाउएवर इफ यू डू वांट टू रिजेक्ट माय ऑफर, तो मुझे 3 दिनों में बता दो, बताएं क्या मसला है और क्या ये करेक्ट ऑफर है या नहीं। अब क्या करना है? सबसे पहले बताना हमने उसको लॉ। लॉ क्या है?
ऑफर कैन नॉट बी मेड इन द नेगेटिव कन्फर्मेशन मोड, ये लॉ आपने बता दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? एक्सप्लेनेशन इन द गिवन सिनेरियो। अब आपने उसी सवाल में से इवैल्यूएशन करनी है। इन द गिवन सिनेरियो मिस्टर सिब्बी हैज एडेड अ कंडीशन ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन दैट ही वुड अज्यूम एक्सेप्टेंस अगर कोयटा उसको 3 दिन में रिप्लाई नहीं करता। तो लॉ बता दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि सिनेरियो बता दिया। अब क्या रह गया? डिसीजन या रिकमेंडेशन। देयरफॉर इट वुड नॉट बी ग्रेडेड एज अ प्रॉपर ऑफर। सवाल ने क्या मांगा था? प्लीज स्पेसिफाई एनी डेफिशिएंसी इन द अबव ऑफर, और बताओ कि क्या ये करेक्ट ऑफर है या नहीं। तो पहले मैंने क्या बता दी है? डेफिशिएंसी, और एंड पे फैसला दिया कि ये मेरी तरफ से प्रॉपर ऑफर नहीं है, रीज़न नेगेटिव कंफर्मेशन पे। तो इस तरीके से एग्ज़ाम के सवालों को हमने अप्रोच करना है। पहले लॉ बताना है, सिनेरियो बताना है, और एंड पे लाजमी रिकमेंडेशन या डिसीजन देनी है। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, अप्रोच यही रहनी चाहिए। सर हेडिंग लाजमी तीनों की। अच्छी बात है। एक चीज़ और, हेडिंग नहीं दी तो फिर कम से कम लाइन स्पेसिंग दें कि आपने अगर ये पैरा लिखा है तो ये लाइन छोड़ें, फिर अगला पैरा। ये नहीं करना कि एक ही पूरे पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया, वो खत नहीं बनाना। सवाल पढ़े। सर इसमें क्वालिटी मैटर करती है कि मतलब कि जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे कि आपका मिसाल के तौर पर अगर जवाब भी 2 लाइन्स का हो, ठीक है 2 लाइन्स का जवाब होगा। हमने 2 नंबर के लिए बहुत सारी बातें भी की हैं और ज़्यादा मार्क्स के लिए कम बात भी की है, तो वो वेरी करेगा। ये सवाल पढ़े स्प्रिंग 22 का। पढ़ के बताएं टॉपिक कौन सा या कौन सा लॉ आएगा। एग्जाम में तो आपने जाना है, तो मैंने काम आपसे करवाना है। यस, ये किसने बोला? क्या बात है। टॉपिक कौन सा है? सर्टेन और डेफिनेट वाला। या 10% डिस्काउंट या 15% डिस्काउंट। तो भाई साहब ने क्लियर नहीं किया था। जिस टाइम पे वो चीज़ प्रोवाइड की तो उस वक्त कहता है कि मुझे कितने % चाहिए। ये ऐसा ही है कि आप रिक्शे वाले के पास जाएं, उसको बोलेंगे यार अनारकली जाना है, वो कहेगा साहब जी बैठ जाओ, कितने पैसे? सब जाके देख लेंगे। जो जाके देख लेंगे, वहाँ जाके जो आपको तंग करे तो अभी से तंग करके बता दे कि कितने पैसे लूँगा। तो इट शुड बी सर्टेन और डेफिनेट। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि ऑफर वैलिड ही नहीं थी। जब ऑफर वैलिड नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, तो क्या कोई लायबिलिटी रखता है? नहीं रखता। ओए होए मजे का सवाल, ये पढ़े। हम 13वां सवाल कर रहे हैं, ये पढ़े। नहीं 14वां, बल्कि वो सीबी वाला सवाल मैंने काउंट नहीं किया हुआ। स्प्रिंग 19, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का पार्ट 2। टॉपिक बता दें मुझे। टॉपिक टॉपिक पहले तो इन्विटेशन वगैरह
करीब करीब पहुंच गया। काउंटर भी हो रही है। काउंटर ऑफर कहाँ हो रही है? 36 चलो रुक जाओ, आप लोग टॉपिक सर इनविटेशन की बात हो रही है। इनविटेशन की बात हो रही है। हाँ जी, कोई काउंटर करना चाहता है इनकी बात को? आप देख लेते हैं। अहमद इंटरेस्टेड है कि वो आदिल की DHA प्रॉपर्टी खरीदे, जिसके लिए उसने ख़त भेजा 1 मार्च 19 को। ख़त में क्या लिखा हुआ है? मैंने सुना है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो DHA वाली, और मैं उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुम मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे? और ये बताओ कि तुम्हें हाईएस्ट प्राइस क्या लगी है अभी तक? क्या ये इसकी तरफ से ऑफ़र है या नहीं है? नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। क्या तुम मुझे बेचना चाहोगे? ये भी इन्फॉर्मेशन है। और तुम्हें अभी तक हाईएस्ट कोर्ट क्या लगा है? इस खत का जवाब दिया, जो मुझे हाईएस्ट कोर्ट लगा है वो 35 मिलियन है। क्या ये ऑफर है? नहीं। उसका जवाब, आई एग्री टू बाई योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। क्या ये ऑफर है? यस। तो ना ये ऑफर है ना ये ऑफर है, दिस इज द ऑफर। अब ये ऑफर अहमद ने की किसको? आदिल को। आदिल ने देखते हैं क्या किया। सब्सिक्वेंटली आदिल को हामिद की तरफ से 38 मिलियन की ऑफर हो गई, और उसने वो प्रॉपर्टी हामिद को 38 मिलियन की बेच दी। क्या ये ऑफर कभी कबूल हुई थी? एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो कोई लायबिलिटी रखता है? नहीं रखता। तो आपका फैसला क्या होगा, डिसीजन क्या होगा? कि देयर एग्जिस्ट नो लायबिलिटी बिटवीन द पार्टीज। रीज़न, क्योंकि ये ऑफ़र कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी। ऊपर के जो 2 खत हैं वो ऑफ़र नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफ़र। कुछ इस तरीके से हम उसका जवाब बनाएंगे। ज़रा पढ़ लें। पहला खत क्या था, दूसरा खत क्या था, ऑफ़र कब हुई है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में नहीं हुआ। एक दफ़ा रीड कर लें उसको। इजी। एक सवाल जो कि छोटा सा लिखा हुआ है, आपको ज़रा सा पढ़ना पड़ेगा आखिर देख के। इसको थोड़ा जूम कर देना यार, इसको पढ़ें। बल्कि एक काम करें, इसको पढ़ने के साथ साथ मुझे इसका आंसर भी बना के दें। नंबर है 5, आपके पास है 10 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे इसका आंसर राइटिंग में चाहिए आपसे। ये आज का आखिरी सवाल है। कब आया था? ऑर्डर नंबर 18 में। सवाल क्या था? When the communication। अच्छा एक बात और, जब भी सवाल रीड करें ना, रिक्वायरमेंट से ऊपर जाना। चलिए पहले मुझे क्या रीड करनी है, ताकि सवाल को पढ़ते टाइम मुझे पता हो कि मैंने ढूंढना गया। When the communication of the offer and acceptance and revocation of offer, 3 चीज़ें हैं। communication of offer, communication of acceptance और communication of revocation of offer। 3 चीज़ें। और कितनी डेट्स होंगी? एक्सेप्टेंस की 2 है ना, तो डेट्स कितनी निकालनी मुझे? 4। वॉज कंप्लीट एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी। और बताएं कि इनके बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ।
ऑन 3 सितंबर सलीम ने ऑफ़र किया गाजी को कि वो लैपटॉप बेचना चाहता है 50,000 रुपये का। गाजी को ख़त मिला 5 तारीख पे। क्या इन 2 डेट्स में से कोई डेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? कौन सी? 5 सितंबर। इस डेट पे क्या हो रहा है? ऑफ़र पूरी हो रही है। सलीम ने जो ऑफ़र दी है गाजी को वो किस डेट पे पूरी हो रही है? 5 सितंबर। तो व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफ़र इज़ कंप्लीट 5, तो आप लिखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी ऑन 5 सितंबर। लिख लिया। ऑन 6 तारीख गाजी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, जो कि कब मिला है सलीम को? 8 सितंबर को। अब याद करें, एक्सेप्टेंस में एक या दो डेट्स। गाजी ने पोस्ट किया तो कौन बाउंड होगा? सलीम। किस डेट पे बाउंड हो रहा है? तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज पर सलीम क्या है? 6, और एज पर गाजी क्या होगी? 8। 3 डेट्स बता दी। सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्ट टू गाजी ऑन 5। लेटर पहुंचा 7 तारीख को। मुझे बताइए एक्सेप्टेंस कब की हो गई है? 6 की। रेवोकेशन कब जा रही है? 7। तो क्या ये रिवोक कर सकता है? नहीं। When the communication of revocation of offer was completed as against सलीम एंड गाजी, आप उसको ये बताएंगे कि भैया चूंकि एक्सेप्टेंस हो चुकी है, अब आप अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। इस 7 तारीख पे पहुंचने वाला खत मैं मानूंगा नहीं। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हुआ था? 3 को, 5 को, 6 को, 7 को या 8 को? 2 पार्टीज हैं, दोनों के अगेंस्ट डिफरेंट डेट्स पे हो रहा है। एक के लिए 6 है, दूसरे के लिए 8। तो आपने मुझे बताते हुए इस सवाल में 2 गलतियां कर दी। तो नंबर 2.5 5 से कम हो गए, 3 नहीं हो जाएंगे? हालांकि सवाल में कुछ भी नहीं था। अगर आप सिर्फ उसको कंपेयर करते ना उसके साथ, तो दैट वाज वेरी मच द सेम। अब जो लिखा हुआ है या तो मुझे रजिस्टर दे दें या मुझे उसमें से कागज़ निकाल कर दे दें। आपको कल क्लास से पहले मिल जाएगा। और अगर आप कागज़ फाड़ रहे हैं, शेख बन चुके हैं, तो फिर उस पर नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। देख लें, अब आपकी चॉइस है, आप रजिस्टर दे के जाते हैं या आप कागज़ दे के जाते हैं या आप कुछ नहीं दे के जाते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा ख़त्म होता है। 2 इज़ डन अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स। 24 के सवाल हम लोग नहीं करेंगे। एनी गेस वाई? 24 की जो अटेम्प्ट है उसके सवाल हम लोग नहीं करने हैं। कोई गेस क्यों नहीं करेंगे? क्या बात करते हो, उसका मोहताज थोड़ी हूँ मैं। कोई और गेस लगाए? वो बाद में करेंगे। कब करेंगे? जब आपका सफिशिएंट पोर्शन पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे 10 चैप्टर्स पूरे हो गए, फिर उन 10 के इकट्ठे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप चैप्टर बाय चैप्टर कलाबाजियाँ खा रहे हो। अभी तो एक किया ना, सारे सवाल कर लिए, दिमाग में फ्रेश सा समझ आ गई। जब चैप्टर बाय चैप्टर मूव करते जाएंगे, आगे से आगे जाते जाएंगे, तो फिर पूरी अटेम्प्ट को खोल के डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे नंबर लूज़ किए हैं बच्चों ने, कहाँ पे नंबर हासिल किए हैं बच्चों ने। तो वो एक प्रैक्टिस है जो कि एक वक्त आने पे होगी, और एक वक्त और भी आएगा, वो मैंने कुछ लिखा है। 2 तारीख को क्या है? डेट भी 2 और चैप्टर भी 2 हो जाएगा तैयार। और ये टेस्ट आउटसाइड द क्लास टाइमिंग्स होगा, यानी कि क्लास होगी। कल मुलाकात करेंगे 3rd चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।